हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12 की। क्लास 12 में शुरू करवाया था एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, उसका मैं एक सिंगल प्लेलिस्ट बना चुका हूं और आज ये उसी की नेक्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था चेंज ऑफ रेट ऑफ क्वांटिटीज, मतलब क्वांटिटीज में चेंज का रेट क्या होता है, मतलब किस रेट से किसी भी क्वांटिटी में चेंज आता है, उसका हमने कंसेप्ट सीखा था। ये क्या होता है उसके ऊपर बात की थी हमने पिछली वीडियो में। और यही नहीं, हमने एक्सरसाइज 6.1 के 8 क्वेश्चन भी कर दिए थे और उसी सीरीज में हमारी नेक्स्ट वीडियो है जहां हम बाकी के क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो तो आप आराम से जाके इस वीडियो को छोड़ के आप वो वाली वीडियो पहले देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे था बेसिक कंसेप्ट और बेसिक क्वेश्चंस। जो आज की वीडियो है ना वो उससे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आई बात समझ में? तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात भाई, वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। ये सारी मेहनत मैं आपके लिए ही कर रहा हूं, तो अपने दोस्तों में तो बताएं भाई कि मेरे बारे में कि भाई मैं पूरा सिलेबस करवा रहा हूं सारा का सारा, 9th 10th 11th 12th सबका। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आप भी जानते हो कि टाइम लगता है वीडियो शूट करने में, ठीक है। तो ध्यान रखें, पर मैं कोशिश करूंगा कि कंसिस्टेंसी ना टूटे, मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डालता रहूं, लगातार वीडियोस आएंगी मेरी। आई बात समझ में? तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास एक्सरसाइज 6.1 के साथ। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 की, ठीक है। और भाई कोई भी बच्चा मेरी वीडियो खासकर 1.5x या 2x की स्पीड पे ना देखे, मेरी स्पीड ऑलरेडी बहुत तेज है, तो अगर आप उसमें देखोगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। आई बात समझ में? ठीक है। फिर भी कोई भी क्वेरी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। तो अब क्वेश्चन थोड़े से बड़ी आएंगे, ये तो फिर भी इजी क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं लगातार इस वीडियो के अंदर वो थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। उसने बोला क्या है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। और जब भी मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाऊं तो भाई बुक आपके पास होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बुक में भी लिखा हुआ है आपके, क्वेश्चन नंबर 9 ही है, ठीक है। उसने बोला क्या है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, वो हमेशा स्फेयर शेप का रहेगा। तो मैं समझ गया कि भाई अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले लगाऊंगा भी तो किसके लगाऊंगा, स्फेयर के, कुछ और मत लगा देना क्यूब क्यूबॉइड, ठीक है, स्फीयर के, ठीक है। तो वो बलून है ना हमेशा स्फेरिकल रहता है, चाहे उसकी रेडियस कम हो जाए, चाहे वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब चाहे मैं उसमें हवा भर दूं चाहे हवा कम कर दूं। अब उसने बोला क्या है, हैज अ वेरिएबल रेडियस, उसका रेडियस क्या है, वेरिएबल। अरे वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो सके, मतलब एक ऐसा रेडियस है जो चेंज हो रहा है। वो तो मुझे पता ही है, क्योंकि देखो अगर रेडियस कांस्टेंट होता तो क्वेश्चन बनता ही नहीं, क्योंकि ना तो फिर वो जो हमारा बलून है वो ना तो बड़ा होता ना छोटा होता। रेडियस चेंज होगा जब भी तो बलून बड़ा और छोटा होगा। आई बात समझ में? यानी कि तभी हमारा या तो सरफेस एरिया चेंज होगा या फिर तभी हमारा क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। आई क्या बोला उसने, फाइंड द रेट एट विच, तू रेट निकाल दे, किस चीज का रेट निकाल दे, एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, जिससे इसका वॉल्यूम क्या हो, इंक्रीज हो रहा हो, विद द रेडियस, रेडियस के साथ। When the latter is 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब हमें r, जब हमारा r क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है कि वॉल्यूम में किस रेट से चेंज आ रहा होगा। तो एक सिंपल सी बात है, क्या मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला जानता हूं? तो और बच्चे की आवाज आनी चाहिए, हाँ भैया जानते हैं, 9th क्लास में सीखा था यार, 8th 9th में। आई बात समझ में? तो वॉल्यूम किसका, और जिनको वॉल्यूम का मतलब नहीं पता भाई समझ लो, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। अब बात है भैया किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम। आई बात समझ में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान होता है। क्या होता है बहुत आसान में, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो जिन्होंने पढ़ रखा था उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उन्हें तो याद रहेगा, जो नहीं पढ़ रखा वो अब याद कर लेना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या दे दिया हमें, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अब मैं कर दूंगा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करूं भाई डेरिवेटिव की बार, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करूं, बताया कोई मुझे, आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब की बार वेरिएबल आर है। आई बात समझ, वेरिएबल क्या है, आर है, आर चेंज हो रहा है, और जब आर चेंज होगा तो मैं जानता हूं वॉल्यूम भी चेंज आएगा। अगर आर बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो बस अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो v को हम दिखा लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब से, इसको मैं डिनोट कर लिया v से, ठीक है।
तो अब मैं कर रहा हूं चेंज, तो डेरिवेटिव कर रहा हूं आर के रिस्पेक्ट में, तो v का 1 तो हो जाएगा और इनटू में क्या आएगा dv बाई dr। क्यों? जैसे x का नहीं होता, x का 1, ऐसे v का 1 तो हो जाएगा, इनटू में dv बाई dr। क्यों आया? क्योंकि हम v का डेरिवेटिव अपनी मर्जी से कर रहे हैं r के रिस्पेक्ट में, तो भाई लिखना तो पड़ेगा वॉल्यूम में चेंज r की वजह से। ठीक है, 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है, रो मल्टीप्लाई में है, यूं का यूं रहेगा, इसे कोई नहीं छेड़ेगा। ठीक है, ये हमारा भाई है, इसे कोई नहीं छेड़ेगा। तो आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3 उतर के नीचे, आर क्यूब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे आप? 3 उतर के नीचे आ जाएगा, 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, जैसे x की पावर n का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, n उतर के नीचे आता है ना, सीखा था ना x की पावर n का डेरिवेटिव 5th चैप्टर में। तो कैसे होता है? n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। सेम ऐसे ही देखो, बेसिक डेरिवेटिव यूज हो रहा है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है डेरिवेटिव। अब इस 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया 4 पाई आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट कर दो, और आर की वैल्यू कहाँ थी? ये रही 10 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा 10 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100, 100 गुणा में 4 कितना हो गया 400, यानी कि 400 पाई। अब किसमें चेंज था? चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में थी। ठीक है, और पर सेंटीमीटर बोलूंगा मैं, क्यों? क्योंकि रेडियस की वजह से चेंज था, रेडियस हमारा वेरिएबल था। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, कई टीचर से टाइम के रिस्पेक्ट में भी कर देते हैं। ठीक है, कि डायरेक्ट उसका टी के रिस्पेक्ट में कर दिया, पर वहां पे आर ही छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। पर भाई चेंज रेडियस की वजह से हो रहा है, क्योंकि रेडियस वेरिएबल है, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? आर के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ। और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पॉज नहीं करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये वाली वीडियो भी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे सारे बढ़िया क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी के। जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट सवाल है, तो भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। उसने बोला क्या है? अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है, लैडर सबको पता होगा किसे बोलते हैं, सीढ़ी को बोलते हैं। एक सीढ़ी है 5 मीटर लॉन्ग, जो 5 मीटर लंबी है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, उसे एक दीवार के सहारे लगाकर खड़ा किया हुआ है, खड़ा कर रखा है हमने। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, मान लो ये दीवार है। ठीक है, मानना है ये दीवार है, और ये हमारा बेस गया, ये बेस एरिया है ग्राउंड का, यहां सीढ़ी खड़ी कर दी, ये रही सीढ़ी खड़ी कर दी दीवार के अलोंग। ठीक है, अब उसने बोला क्या है? द बॉटम ऑफ द लैडर, जो बॉटम ऑफ द लैडर है, ठीक है, इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, उसे मैं ग्राउंड के सारे पीछे खींच रहा हूं। देखो बॉटम क्या होगा सीढ़ी का? ये वाला एरिया, नीचे वाला ये। ठीक है, तो जो ये बॉटम इसे ग्राउंड की तरफ पीछे खींच रहा हूं। एक सिंपल सी बात है, एक अगर मान लो, एक लॉजिक वाली बात मैं करता हूं, अगर मैं इसे पीछे खींचूंगा तो क्या यहां से नीचे नहीं आएगा? यहां से नीचे भी आएगा। आई मेरी बात समझ में? तो इसे पीछे खींचूंगा तो यहां से क्या आएगा? नीचे भी आएगा। मतलब जैसे जैसे मैं बेस बढ़ाऊंगा, हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे जैसे मैं बेस बढ़ाऊंगा, हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, नाम लिख लेते हैं इसका। इसे हम क्या बोलते हैं? ये बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल का स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या बन गया? बेस। और ये हमारा क्या बनेगा? हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ये 3 चीज बन चुकी है। ठीक है, अब निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, उसने बोला क्या है? जो लैडर है ना, वो 5 मीटर लंबा था। जो लैडर है, मतलब हमें ये तो गिवन है, हमें ये वाला जो h था ये तो गिवन है, कितना? 5 मीटर लंबा है, ये 5 मीटर है। जो सीढ़ी है वो 5 मीटर लंबी है। ठीक है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या दे दिया उसने? बेस में चेंज दे दिया उसने, क्योंकि जैसे जैसे पीछे पीछे खींचूंगा बेस बढ़ता चला जाएगा, तो बेस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो बस बेस में चेंज। तुम्हें क्या दे दिया उसने? उसने में दिया है dB अपॉन dt, और dt क्यों आया? टाइम की वजह चेंज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में 2 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है ये, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड ये में दे दिया उसने। और क्या बोला उसने आगे? हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, उसकी जो हाइट है यानी कि परपेंडिकुलर है, मैंने आपको समझाया था, जब मैं इसे पीछे खींचूंगा तो जो ये परपेंडिकुलर कम होता चला जाएगा, मतलब ये नीचे आएगी सीढ़ी, तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ हो क्या हो जाएगी? कम होनी शुरू हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है? हमें यही निकालना है। हमें क्या निकालना है? dp अपॉन dt में क्या चेंज आएगा।
ठीक है, dp अपॉन dt में क्या चेंज आएगा, किस रेट से चेंज आएगा, ठीक है, इसने ये पूछा है हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 सेंटीमीटर। जो फुट ऑफ द लैडर है ना, जब ये फुट ऑफ द लैडर है वो 4 सेंटीमीटर दूर होगा किससे, सेंटर से। किससे दूर होगा, सेंटर से, मतलब उससे, दीवार से जहां पे हमने टांग रखी है, मतलब ये जब इसे दूर कर भी दूंगा ना पीछे खींच के, बिल्कुल जब 4 सेंटीमीटर दूर जाएगा तब ये किस रेट से घट रहा होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो चलो मैंने एक चीज देखी, जब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का स्ट्रक्चर बन गया है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन वाला क्या कहना चाह रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात बताऊं, एक समराइज करते हैं इस चीज को। भाई एक सीढ़ी खड़ी थी, उसने हमें क्या दे रखा है कि वो इस रेट से हम उसे पीछे खींच रहे हैं दीवार से, इस एक रेट से, तो वो किस रेट से नीचे गिरेगी हमें ये निकालना है। ठीक है, और जब हमारा जो एक खींचा हुआ, जो हमने जो सीढ़ी खींची ना, वो जो हमारी जो लेंथ है खींची हुई, वो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर तब तक। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। एक सिंपल सी बात है, मेरे को दिख गया राइट एंगल ट्रायंगल का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो मैं आराम से पाइथागोरस बाबा जी का यूज कर सकता हूं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकता हूं। तो उसे यूज करते हैं, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, आपने सीखी होगी पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। तो बस मैं क्या बोल सकता हूं कि पाइथागोरस के हिसाब से जो हमारा h का स्क्वायर है वो बराबर आएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये बराबर होता है, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या मैं यहाँ पे डेरिवेटिव कर सकता हूं, तो बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मेरे पास h है मेरे पास, ठीक है, तो पहले मैं डेरिवेटिव कर लेता हूं इसका। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर दूं, ठीक है, और यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, h की जगह 5 था ना, ठीक है, डेरिवेटिव करने से पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो h की जगह कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, p फिलहाल छोड़ दो क्योंकि वैल्यू जो हमारी p की है वो एंड में पुट होती है, b भी छोड़ दो। अब कर दूंगा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब मैं सीढ़ी को पीछे खींच रहा था वो भी टाइम के हिसाब से खींच रहा था, तो इसमें चेंज भी किसके हिसाब से आएगा, टाइम के हिसाब से आएगा। तो बस मैं डेरिवेटिव कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो भाई p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 उतर के नीचे आ जाएगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से, और इनटू में क्या आ जाएगा dp बाई dt। क्यों, क्योंकि हमने p का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया है t के रिस्पेक्ट में। ऐसा ही b स्क्वायर का x की पावर n वाले फॉर्मूले 2 उतर के नीचे आएगा, 2b तो हो जाएगा, पर इनटू में क्या आएगा db बाई dt। क्यों, क्योंकि b का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया है t के रिस्पेक्ट में। और 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर का 0, भाई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0। तो बस यहां पे हमारा 2p यूं का यूं dp बाई dt, क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है, देखो मेरे पास अब क्या क्या चीज की वैल्यू मुझे पता करनी है। मेरे को dv बाई dt चाहिए, मेरे को बेस चाहिए, मेरे को p चाहिए, मेरे को dp बाई dt चाहिए। तो बातें कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पे क्या मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं है ना, निकाल लेते हैं अभी। देखो उसने में दे रखा था बेस 4 तक हमें निकालना है, मतलब जब तक बेस 4 नहीं हो जाता तो बस h5 हो गया, बेस 4 हो गया, मैं p नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं। बात भैया कैसे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो बस, और वो क्या बोलती है कि h का स्क्वायर बराबर आता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, p हमें निकालना है p का स्क्वायर, और b कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16। अब ये 16 यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से घट के 16 कितना बच गया 9, ये बराबर आ गया p का स्क्वायर। तो p के लिए क्या आएगी, स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा √9, और जो कितना होता है हमारा 3। तो p बराबर आ गया हमारे पास कितना 3, और जब p की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 3। तो बस p भी आ गया, b भी आ गया। अब निकालना शुरू करते हैं। क्या मेरे पास p है तो वैल्यू पुट करो, भाई p है तो p की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। क्या dp बाई dt आई है, नहीं, यही तो मैं निकालना है, dp बाई dt तो हमें क्या करना है, निकालना है, यूं का यूं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2b, क्या मेरे पास बेस है, बिल्कुल बेस है 4 है। क्या मेरे पास db बाई dt है, db बाई dt था ना, ये गिवन था, ये रहा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कितना आ गया ये 2। अब सॉल्व करना शुरू किया मैंने इसे, तो ये हो गया हमारा 6 dp बाई dt, और यहाँ पे कितना है 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आ गया। यहाँ पे क्या है 0, 16 यहाँ आगे माइनस का हो जाएगा, तो 16 यहाँ आगे माइनस का हो गया, तो 16 आ गया माइनस में, माइनस का 16 हो गया। यहाँ पे कितना है 6 dp अपॉन dt, ये आ गया। तो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ
dp अपॉन dt की वैल्यू क्या आएगी? देखो भाई अब 6 है dp बाई dt की मल्टीप्लाई में, अब एक इसमें आएगा इस तरफ डिवाइड में, तो क्या वैल्यू आएगी? माइनस का 16 अपॉन में 6, इससे काटूंगा तो क्या आएगा? माइनस का 8/3। ये किसकी वैल्यू आ गई? dp बाई dt की, तो -8/3। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। और यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलना, और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड। क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा था, क्योंकि मैं इसको पीछे की तरफ खींच रहा था तो ये बढ़ रहा था। और बात है भाई ये नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि ये घट रहा है भाई। जब इसे पढ़ाऊंगा समझाया तो ये घटेगा, और जब घटेगा तो क्या आंसर आएगा? नेगेटिव में आएगा। -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड इस रेट से क्या हो रहा था? घट रहा था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपके सामने सॉल्यूशन है, जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में, तो भाई जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, कोई डाउट नहीं आता क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, तो इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की। चलो फिर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 उसने क्या बोला है? अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। कोई भी एक कर्व है जिसके ऊपर ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। हमें क्या निकालने हैं? अब की बार पॉइंट निकालने हैं, अब क्या चेंज नहीं करना रेट में, क्या निकालना है? फाइंड द पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स निकालने हैं ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर, एट विच, और वो पॉइंट निकालने हैं जहां पे एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब x कोऑर्डिनेट के हिसाब से y कोऑर्डिनेट में 8 टाइम्स का चेंज आ रहा है। मतलब x में चेंज आया 1 का तो y में आया 8 का, x में चेंज आया 2 का तो y में चेंज आया 16 का, x में चेंज आया 3 का तो y में आया 24 का। मतलब हर बार y में चेंज क्या है? 8 टाइम्स है एज कंपेयर टू x कोऑर्डिनेट। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो कुछ नहीं, ये इसने आपको दे दिया dy/dx। इस बात का मतलब क्या होता है? उसने बोला है कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब y में चेंज x की वजह से, x के अकॉर्डिंग कितना है? 8 टाइम्स। तो आपको dy/dx दे दिया उसने 8। ठीक है, y में चेंज x की वजह से कितना है? 8। ठीक है, मतलब अगर x कोऑर्डिनेट 1 होता है तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 8। अगर ये 1 होता है तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, अगर ये 2 होगा x तो y कितना हो जाएगा हमारा? 16। 8 टाइम्स चेंज आएगा उसके अंदर। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 8 टाइम्स। तो उसने dy/dx की वैल्यू दे दी है। और कर्व क्या है? कर्व उतार रहा हो अपना, बस आपका आंसर आने वाला है 6y बराबर है x³ प्लस में 2, x³ प्लस में 2। ये क्वेश्चन आ गया। अब मैं कर दूंगा डेरिवेटिव कर्व का, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, जब चेंज x के हिसाब से हो रहा था, मैं भी क्या कर लेता हूं? डेरिवेटिव कर लेता हूं x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा? 6 का हमारा 6 ही रहेगा, क्यों? कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं का यूं रहता है। अब बात रही y की, y का हमारा 1 तो हो जाएगा, पर इनटू में क्या आएगा? dy/dx। इनटू में क्या आएगा? dy/dx। x³ का x की पावर n वाले फॉर्मूले से, और क्या होता है x की पावर n का डेरिवेटिव? n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो x³ का 3 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, 3x²। और 2 का 0 कांस्टेंट है, 2 का क्या हो गया? 0। तो dy/dx, क्या मैं इसकी वैल्यू जानता हूं? तो बिल्कुल मैं dy/dx की वैल्यू जानता हूं, कितनी है? 8। कहां गया 8? ये रहा 8। तो 8 यहां पे क्या है? 3x²। कितना हो गया? 8 6 48, 8 6 48, सॉरी गलती से 46 लिख दिया, 48, 3x²। क्या मैं ऐसे x के लिए नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। 3 आएगा अब डिवाइड में, तो 48/3 कितना आ गया हमारा? 16। x² बराबर आ गया 16 के, तो x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से स्क्वायर, यहाँ आई क्या हो जाएगा? रूट, यानी कि √16, यानी कि प्लस माइनस का 4। तो x की दो वैल्यू भाई प्लस माइनस का 4। अब मुझे y निकालना है, जो कि बहुत आसान है, मैं बता भी दूंगा अभी। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया x कैसे निकाला। देखो सबसे पहले मैंने पता किया कि dy/dx कैसे आया ये, तो वो तो इसके हिसाब से पता लग गया था मुझे कि भाई जो y में चेंज था वो 8 टाइम्स था अकॉर्डिंग टू x। तो इसका मतलब आपको क्या दे रखा है? dy/dx 8। ठीक है, अब मैंने कर्व उतारा, डेरिवेटिव कर दिया x के रिस्पेक्ट में। क्यों? ताकि मैं इस वैल्यू को यूज कर पाऊं। मुझे पता था कि अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं करूंगा तो dy/dx नहीं बनेगा। तो बस मैंने वो बनाया, फिर वैल्यू पुट कर दी और x के लिए निकाल ली। अब x निकल गया, y निकालना बहुत आसान है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसे उठा के वापस कर्व में पुट कर दो। ठीक है, तो जब x बराबर 4 था, इफ x इक्वल्स टू 4, तो x के लिए 4 को पर दो, तो क्या हो जाएगा? देखते हैं y के लिए क्या आएगी। y की वैल्यू आएगी हमारा 6y, x की जगह 4 आ गया, तो 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 के क्यूब का मतलब है 4 को 3 बार गुना कर दो, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, कितना आ गया? 64। 4 4 16, 16 4 64, और प्लस में 2, ये कितना हो गया हमारा? 66।
ये बराबर आ गया 6y के, तो y की वैल्यू क्या आएगी 66/6, कितना आ गया 11, तो y आ गया हमारा 11। और ऐसे ही जब हमारा if x इक्वल्स टू -4, अगर x -4 हो तो क्या हो जाएगा 6/यूं का यूं, x की जगह कितना आ जाएगा -4 का क्यूब कितना हो गया -64, और प्लस में क्या है 2, तो ये हो गया हमारा -62। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -62/6, यानी कि माइनस में 31/3, -31/2 से काट लिया 3 पे आ गया -31/3। मतलब एक पॉइंट तो आया हमारे पास 4,11, दूसरा पॉइंट आया -4,11/3, तो 31/3 -31/3, ये दोनों पॉइंट आए हमारे। तो उम्मीद है दोनों ही पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कैसे निकालने हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसका एक तरीका और है, पर वो डिफिकल्ट है थोड़ा सा, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, मैं उससे भी करवा सकता था इस क्वेश्चन को, पर ये क्वेश्चन इस तरीके से काफी इजीली सोल्व हो गया। उम्मीद है आपको तरीका समझ में भी आ गया होगा। अब इसको जो भी उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो भी काफी आसान है आपकी बार। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो हमारी रेडियस है ना किसकी, एयर बबल की, कोई अब बताइए भैया एयर बबल की शेप का होता है, अरे भाई स्फीयर शेप का, कि बना के नहीं देखा आपने बबल। ठीक है, जब बच्चों ने वो बुलाते थे बबल वाले, तो किस शेप का होता है, स्फीयर शेप का। उसने क्या बोला है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब उसने हमें दिया है dr/dt। बात आपको कैसे पता, देखो भाई ये तो बता रहा था रेडियस में चेंज हो रहा है, और सेकंड से, यानी कि इस एस को देख के ये पता भी लग गया कि टाइम की वजह से हो रहा है। तो बस ½ सेंटीमीटर पर सेकंड जो दिया था वो मैंने लिख लिया है। अब क्या बोला उसने, एट व्हाट रेट, किस रेट से, इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग, मतलब वॉल्यूम ऑफ बबल में चेंज आएगा व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, जब रेडियस क्या हो 1 सेंटीमीटर हो जाए। तो इसको तो हम आखिरी में यूज करेंगे, r बराबर 1 सेंटीमीटर आखिरी में यूज करेंगे। अब उसने बोला किस रेट से वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो बस फॉर्मूला लिख लेते हैं वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको मैं दिखा लेता हूं v से। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सब जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम स्फीयर कितना आ गया 4/3 पाई r क्यूब। तो बस तो यहां से v कितना आ गया 4/3 पाई r क्यूब। अब मैं कर दूंगा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, डेरिवेटिव कर रहा हूं r के रिस्पेक्ट में, तो बहुत बढ़िया। हमारा क्या हो जाएगा, v का 1 तो हो जाएगा, इनटू में क्या आएगा dv/dt। तो सिंपल सी बात है, जब रेडियस में चेंज हो रहा है टाइम की वजह से, तो जो हमारा वॉल्यूम है उसमें भी चेंज किसके हिसाब से होगा, टाइम की वजह से। तो हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, गलती से दिया था r के रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट में करेंगे भाई। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वो थोड़ा ध्यान कहीं और चला गया था, आगे देखते हैं। तो v का 1 तो हो जाएगा, इनटू में dv/dt। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्यों करेंगे, फिर से बोल रहा हूं, जब रेडियस में चेंज हो रहा है टाइम की वजह से, तो वॉल्यूम भी चेंज किसकी वजह से होगा, टाइम की वजह से। कर दिया है। अब देखो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, वो रहेगा यूं का यूं। r क्यूब क्या हो जाएगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से करना है डेरिवेटिव। तो x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। ऐसे ही r क्यूब का 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई, 3r स्क्वायर हो गया। तो बस अब वैल्यू पुट कर दो सबकी, और 3r स्क्वायर तो हो जाएगा, इनटू में एक बात और लिख लेना, वो क्या, dr/dt। क्यों, क्योंकि r का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया गया है t के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमने करने की सोची नहीं थी पर करना पड़ा हमें t के रिस्पेक्ट में। तो इसमें क्या लिखा, dr/dt। अब वैल्यू पुट कर दो सबकी, 4/3 पाई, देखो जो कट रहा है काट लो, 3 से 3 शहीद हो गया, तो 3 से 3 कट गया, हटाओ इस 3 को। ठीक है, 4 पाई यूं का यूं लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब लिखना है r का स्क्वायर, r का स्क्वायर कितना है, r था हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर। और क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है, बिल्कुल, मुझे dr/t शुरू में गिवन था 1/2, तो ये आ गया 1/2, 2 से कट गया 4 2 पे, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अरे गुणा में तो 2 ही हो जाएगा, तो 2 पाई किस में चेंज आइए, वॉल्यूम में, तो क्या लिखोगे 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर पर
सेकंड, क्योंकि चेंज था टाइम की वजह से। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। टुच्चा सवाल, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 13 शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो भाई जिसको जो भी उतारना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लिया होगा अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक बलून जो फिर हमेशा की तरह कैसा रहेगा, स्फीयर शेप का रहेगा हर बार, हैज अ वेरिएबल डायमीटर, और इसका डायमीटर क्या है, वेरिएबल है। एक सिंपल सी बात है, अगर डायमीटर वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो सके। एक सिंपल सी बात है, इसका मतलब अगर डायमीटर चेंज नहीं होता तो रेडियस चेंज नहीं होता, और अगर रेडियस चेंज नहीं होगा तो हम चेंज निकालेंगे किसमें? क्योंकि अगर रेडियस कांस्टेंट है ना तो फिर सरफेस एरिया बदलेगा ना, हमारा वॉल्यूम बदलेगा। आई बात समझ में? तो वेरिएबल डायमीटर है, ठीक है, और वो ये रहा वेरिएबल डायमीटर, ये रहा 3/2 2x + 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। तो देखो भाई हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना है? 3/2 2x + 1। तो क्या मैं यहां से रेडियस निकाल सकता हूं? तो बिल्कुल निकाल सकता हूं। और जिनको रेडियस और डायमीटर नहीं पता भाई सुन लो, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। एक ऐसा कोड जो सेंटर से होके गुजरे, आई बात समझ में? ठीक है। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, तो इसका आधा कर दो। इसका आधा यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई में 3/2 2x + 1, ये कर दिया हमने इसका आधा। और सोल्व कर दूंगा तो आंसर कुछ ऐसा बन जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई में 1/2 3/4 और 2x + 1। ये हमारा आ गया रेडियस। और हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज। अब किसमें चेंज बेटे? वॉल्यूम में, वॉल्यूम में निकालना है बस, ठीक है। तो वॉल्यूम में चेंज निकालते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम किसका, स्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ, तो मैंने पूरी स्पेलिंग लिख ली हो, इसे दिखाते हैं v से। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, ये फॉर्मूला होता है। तो v यूं का यूं, यहाँ पे कितना आ गया 4/3 πr³। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, चेंज निकालेंगे। वॉल्यूम तो निकल चुका है, चेंज निकाल देंगे। अब तो उसके लिए करना क्या होगा, डेरिवेटिव करना होगा मुझे इसका। उससे पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। देखो 4/3 क्योंकि डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, उससे पहले चेंज कर लेते हैं। पाई यूं का यूं, r³ की जगह क्या आएगी, वैल्यू किसकी, रेडियस की। जब डायमीटर इतना था तो रेडियस क्या हो जाएगा, ये रहा उसके सामने, ठीक है। 3/4 2x + 1, और इस पूरे क्या हो जाएगा क्यूब। और जब क्यूब अंदर आएगा तो क्या होगा, 4/3 पाई यूं का यूं। जब क्यूब अंदर आएगा तो ये बनेगा हमारा 3/4 का क्यूब, ठीक है, और 2x + 1 का क्यूब। अब मैं कर रहा हूं डेरिवेटिव, करने जा रहा हूं डेरिवेटिव, ठीक है। कुछ और भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, जो कट रहा है वो काट लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 हो जाएगा जब अंदर आएगा। तो 3 की पावर 3, 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 2 रह गया। ऐसे ही 4 की पावर भी 1 कट गया, 4 की पावर 2 रह जाएगा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा हमारा, पाई तो मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा, ये बन गया हमारा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और 2x + 1 का क्यूब तो है ही। अब मैं करूंगा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट, और चेंज किसकी वजह से हो रहा था, विद रिस्पेक्ट टू x, x की वजह से। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जिसकी वजह से चेंज हो रहा था उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। तो वॉल्यूम का हमारा 1 तो हो जाएगा, यानी कि v का हमारा 1 तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और इनटू में dv/dx, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है x की वजह से। तो हमारा कितना आ गया 9π/16। अब बात रही इसकी, तो कैसे करोगे आप इसका डेरिवेटिव, बहुत आसान है। इसे मान लो x, इसे का देखो आप लोग x की नजरों से, इसे मान लो x, तो x की पावर n से, क्योंकि देखो अगर यहां x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता किसकी हेल्प से, चेन रूल की हेल्प से। कहां सीखा था, 5th चैप्टर में। तो बहुत बढ़िया, x की पावर n से 3 उतर के नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 उतर के नीचे आ गया 2x + 1, और ऊपर एक पावर कम हो गई, ऊपर एक पावर कम हो गई x की और n वाले फॉर्मूले से। अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी, तो क्या हो जाएगा 2x का 2, ठीक है ना, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में कोई रहेगा, x का 1 हो जाएगा और 1 का 0। ये हो गया हमारा फाइनल डेरिवेटिव। और उम्मीद है आप लोगों ने डेरिवेटिव वीडियो जरूर देखी होगी और वहां से अपना डेरिवेटिव करना जरूर सीख लिया होगा। 2 से 16 घटा 8 पे, तो क्या आंसर आ रहा है, आंसर आ गया हमारा 9π/8, और 3 और कर लो, कितना हो जाएगा 27, 9 3 जा 27, और 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा वॉल्यूम में चेंज x की वजह से। और क्या लिख दूंगा, यहां पे लिख दूंगा मैं सेंटीमीटर क्यूब,
क्योंकि चेंज वॉल्यूम में था, और पर सेकंड बोल रहा हूं x की वजह से, तो बस x लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां तक हमारा आंसर हो चुका है, उसने कोई और यूनिट वगैरह नहीं दे रखी थी, तो यहां तक हमारा आंसर आ चुका है। कोई भी डाउट नहीं बचा होगा उम्मीद है। ठीक है, जिसको जो उतारना है ठीक है वो उतार सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप यूनिट क्यूब भी लगा सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर भी गिवन हमें नहीं था। अब इसको जो उतारना है वो उतार ले। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले ले। अब मिलते हैं फिर अगले सवाल के साथ। अगला सवाल इंपोर्टेंट है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट है, और अब इकलौता सवाल ऐसा जो इंपोर्टेंट है। इसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत टूचे से आएंगे, जिसको जो भी उतारना है वो उतार ले। चलो अब हम देखते हैं सवाल नंबर 14, और बता चुका हूं मैं क्वेश्चन नंबर 14 पहले ही क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भाई ध्यान से पढ़ना सवाल को और समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो भाई एक तो सवाल आया था वो ट्रायंगल्स वाला, राइट एंगल ट्रायंगल वाला, वो जो लैडर वाला क्वेश्चन था, वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसमें बोला क्या उसने, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, मतलब एक पाइप है जिसमें से सैंड है ना गिराया जा रहा है। जो हमारी सैंड समझते हो ना, रेत को बोलते हैं, रेत गिराई जा रही है किस पे, धरती पे। ठीक है, एट द रेट ऑफ, इस रेट से 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मैं यहां से एक लॉजिक लगा सकता हूं, एक सिंपल सी बात है, जिस रेट से वो पाइप सैंड गिराएगा, क्या बोल सकता हूं, उसी रेट से कौन बनेगा। आई बात समझ में। जैसे जैसे ये जो पाइप है, वो जो रेत गिरा रहा है, उसी रेट से हमारा कोन बनता चला जाएगा, क्योंकि जितना वो रेत गिराएगा उतना ही तो कोन बनेगा। आई मेरी बात समझ में। इसका मतलब उस पाइप से गिराए हुए रेत का वॉल्यूम और उस कोन का वॉल्यूम जो बन रहा है वो दोनों क्या है, सेम है। यहां से मैं एक बात समझ गया, एक सिंपल से लॉजिक वाली बात है। एक बात बताओ, पाइप में से जितना पानी मैं एक बाल्टी भरूंगा उतना ही तो वॉल्यूम बाल्टी में आएगा। आई बात समझ में। इसका मतलब पाइप से गिराया गया पानी और जो बाल्टी में भरा गया पानी, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर वो बाल्टी खाली थी तो कोई कमेंट मत करना, उल्टे सीधे आगे देख लो, लॉजिक वाली बात थी ये। तो द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन, वो जो फॉलोइंग सैंड हो क्या बन रहा है, कोन बना रहा है। वो मैं आपको बता ही चुका हूं, वो कोन बनाएगा। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑन सच अ वे, और इस तरीके से बना रहा है कि दैट द हाइट ऑफ द कोन, जो हाइट है ना किसकी, कोन की, जो कोन की हाइट है। देखो कोन ऐसा दिखता है दिखने में, कुछ जिन्होंने देखा हुआ कोन क्या बना रहा है, कोन बना रहा है। कोन दिखने में कुछ ऐसा होता है। तो जो कोन की हाइट है, कोन के इसे बोलते हैं, कोन में 3 चीज होती है, ये होती है रेडियस, ये होती है हाइट, और इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, तो फिलहाल स्लैंट हाइट से हमारा कोई मतलब नहीं है। जो हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ इट्स रेडियस। तो मैंने काफी बड़ा कोन बना दिया, जो उसकी हाइट है ना वो रेडियस हमेशा 1/6 है। रेडियस से क्या है, 1/6 है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन इसके हिसाब से बनाऊं डायग्राम, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा कोन बना रहा है वो, जिसमें रेडियस तो ज्यादा हो, ठीक है, और हाइट क्या हो, कम हो। ऐसा कोन बना रहा है वो, इस टाइप का समथिंग कोन बना रहा है, जिसमें क्या हो, रेडियस ज्यादा हो पर हाइट क्या हो, कम हो, और कमी ना हो, 1/6 हो पूरी। आई बात समझ में। तो जो हाइट है वो 1/6 है। तो मैं ऐसे बात बोल सकता हूं, जो हाइट है वो 1/6 है किसके, रेडियस के। मतलब हाइट बहुत छोटी है, रेडियस बहुत बड़ी है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से r की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कितनी आ जाएगी, 6h, 6 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो r बराबर किसके आ गया, 6 टाइम्स ऑफ हाइट के, 6h के। आई बात समझ में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैंने यहां से जो बात बतानी थी वो समझा चुका हूं, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। ठीक है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड ऑफ कोन इज इंक्रीजिंग, किस स्पीड से जो हाइट है वो बढ़ेगा। तो मैं यहां से एक बात तो समझ गया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dh/dt, मतलब हाइट में चेंज टाइम की वजह से, ये हमें निकालना है। ये मैं यहां से पता लगा सकूंगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब तक मुझे यही पता नहीं होगा मुझे निकालना क्या है, तो मैं निकालने किस दिशा में जाऊंगा। आई मेरी बात समझ में। तो ठीक है, तो भाई मुझे पता लग गया मुझे निकालना क्या है। उसने तो बोला था हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड इज ऑफ कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, और जब हमारी हाइट क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। जब हाइट 4 तक होगी तो किस रेट से बड़ी होगी, हमें ये निकालना है। ठीक है, और सिंपल सी बात है भाई, जिस स्पीड से वो क्या बनाएगा, जिस स्पीड से हमारा जो पाइप है, मान लो पाइप कुछ ऐसा है दिखने में, सिलेंड्रिकल शेप का है, ये रहा पाइप, जिस स्पीड से वो पाइप जो है वो रेत फेंक रहा है, उस स्पीड से कौन बनेगा। तो मैं बोलता हूँ इस पाइप से आए हुए रेत की वॉल्यूम इस कोन के वॉल्यूम के बराबर है। उसने दे रखा है किस रेट से वो पाइप जो है वो फेंक रहा है, क्या नाम है, कोन बना रहा है, किस वो दे रखी है वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है आप लोगों को 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, और इसी से पता लग गया कि dv/dt है, क्योंकि भाई सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, इसको चेंज इन वॉल्यूम को शो कर रहा है, और टाइम की वजह से क्योंकि सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बस मैं समझ गया, मुझे एक चीज और गिवन है, वो क्या है, dv/dt चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू
चेंज इन टाइम कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहां तक हमने सिर्फ बात की थी क्वेश्चन में क्या है गिवन है, क्वेश्चन से मैं क्या कर ले सकता हूं, सब कुछ ले लिया हमने। अब हम चलते हैं निकालने पे। तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम, अब मैं क्वेश्चन से जो स्टेटमेंट बना सकता था मैंने हमने सब बना लिया है। एच निकाल लिया है, आर की वैल्यू निकाल लिया है एच की फॉर्म में, हमें डी एच बाई टी निकालना है ये पता कर लिया है, एच है 4 सेंटीमीटर ये पता कर लिया, डी यू बाई टी की वैल्यू मैंने लिख लिया जो हमें गिवन थी, जो भी गिवन था क्वेश्चन सब कुछ लिख लिया हमने। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं सीधा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि सिंपल सी बात है जिस हिसाब से पाइप में से रेत आ रहा होगा उसी हिसाब से क्या होगा वॉल्यूम बन रहा होगा। तो इसका वॉल्यूम इसका दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब उसने क्या दिया था, उसने रेट दिया था कि पाइप में से, ठीक है, कि रेत कैसे आ रहा होगा और जिस रेट से रेत आ रहा होगा उसी रेट से क्या आ रहा होगा कोन आ रहा होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि सिंपल सी बात है जिस रेट से ये आ रहा था उसी रेट से कोन बन रहा था, तो वो ये हम यही बोल सकते हैं कि उसने क्या दे रखा था हमें डीवी बाई dt। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम भी इसी स्पीड से क्या होगा बढ़ रहा होगा। आई बात समझ में? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो मैंने लिख लिया सामने आपके। एक मिनट यार, राइटिंग करनी। इस क्वेश्चन में जो चीज गिवन थी क्वेश्चन के हिसाब से वो सब चीज हमने यहाँ पे नोट कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, फिर से फॉर्मूले की कि भैया फॉर्मूला कौन सा लगाएं। तो उसने हमें dv बाई dt दे रखा था कितना 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और ये क्या था कि जिस रेट से पाइप में से रेत बाहर बह रही है। एक सिंपल सी बात है भाई, जिस रेट से पाइप में से रेत निकल रही होगी उसी रेट से हमारा एक कोन फॉर्म हुआ होगा। तो सिंपल सी बात है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये तो गिवन है जिस रेट से इसमें से वो रेत बाहर आ रही है उसी रेट से हमारा कोन फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू थी मैं बोल सकता हूं हमारा क्या है dv बाई dt, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कोन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई बात समझ में? तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला सब जानते हैं कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब मैं कर दूंगा भाई यहाँ पे क्या डेरिवेटिव कर दूं? नहीं, अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला तो आ गया है। अब बात है भैया अब इससे क्या करें, तो समझते हैं उससे आगे। अब मैंने कहा मैं डेरिवेटिव कर सकता हूं, इसे v के बराबर मान लेते हैं। तो v बराबर आ गया हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पर जब मैं डेरिवेटिव करने गया मेरे पास एक दिक्कत और आई सामने। वो दिक्कत क्या आई कि भैया दो वेरिएबल थे, क्योंकि हमें कोण में चेंज आ रहा है तो कोण हमारा क्या हो गया वेरिएबल हो गया, क्योंकि कोण में लगातार क्या आ रहा है बढ़ रहा है कोण, जिस हिसाब से रेत इस पाइप से नीचे गिर रही है। तो सिंपल सी बात है। तो मैं यहां से मैं एक बात तो समझ गया कि अगर मैं डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो मेरे पास दो वेरिएबल है, एक आर भी है और एक एच भी है, क्योंकि चलो पाई तो फिर भी कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करे, ये दिक्कत आई एक। तो फिर मैं ऐसे एक बात समझ गया कि मुझे एक वेरिएबल को यहां से हटाना होगा। तो मैं कहां से हटाऊंगा, जहां से गिवन दे रखा हो कुछ ना कुछ। तो देखो आर बराबर दे रखा है 6h, तो बस मैंने वैल्यू पुट कर दी 1/3 पाई यूं का यूं। आर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 6h, तो 6h का स्क्वायर इंटू में क्या आ गया h। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक शंका आपके दिमाग में और आ रही होगी कि भैया आपने r को ही क्यों हटाया, h तो डायरेक्टली हट रहा था 1/6r, तो आपने h को क्यों हटा दिया, r को क्यों हटाया। तो इसके लिए एक बात समझते हैं, मैं निकालना क्या है dh/dt। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे r छोड़ देता और बाद में डेरिवेटिव करता r के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता, तो हमारा आंसर आता dr/dt की फॉर्म में। किसमें आंसर आता dr/dt की फॉर्म में, जो मैं निकालना ही नहीं था। मैं क्या निकालना है dh/dt। तो अगर मैं h को ही खत्म कर दूंगा फॉर्मूले में से तो dh/dt आएगा कैसे। आई मेरी बात समझ में? तो बस ये आ चुका है हमारे पास। अब 1/3 पाई यूं का यूं, स्क्वायर को अंदर आने तो क्या होगा, स्क्वायर जब अंदर आएगा तो 6 का स्क्वायर 36, h का स्क्वायर h स्क्वायर और इनटू में ये वाला h यूं का यूं। तो कितना होगा 3 से गया 36 कितने पे 12 पे, तो यहाँ पे कितना आ गया 12 पाई h स्क्वायर इंटू में h कितना हो गया h का क्यूब। और ये आ चुका हमारा वॉल्यूम सिर्फ अब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा h क्यों नहीं हटाया मैंने, क्योंकि मुझे क्या चाहिए dh/dt। अब मैं करूंगा डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि जब वॉल्यूम में चेंज आ रहा है टाइम की वजह से, तो हाइट में भी क्या चेंज आएगा टाइम की वजह से, क्योंकि टाइम की वजह से रेत गिरा जा रहा है ना
कोन की फॉर्म में, तो कोन में भी जो कोन की जो हाइट जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी किसकी वजह से, टाइम की वजह से। तो बस v का हमारा 1 तो हो जाएगा, इनटू में क्या आएगा dv बाई dt, क्योंकि हमने v का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया है t के रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं इसकी, तो 12 पाई तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में था u का रहेगा, h क्यूब का क्या होगा 3 उतर के नीचे आ जाएगा, 3 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई x की पावर n वाले फॉर्मूले से, क्योंकि x की पावर n का डेरिवेटिव होता है, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 3 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, अरे इनटू में dh बाई dt, क्यों, क्योंकि हमने h का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया है t के रिस्पेक्ट में। अब dy बाई dt की वैल्यू पुट करो, वो कितनी है, ये दे रखी है, ये रही 12 की वैल्यू, यहाँ पे कितनी है, और यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, 12 तो 36 पाई, अब क्या था हमारे पास h का स्क्वायर, और h की कितनी है 4, वो ना 4 का स्क्वायर पुट कर दिया, dh बाई dt, इसके लिए में निकालने, इसको नीचे लिया अब, तो 12 अपॉन में क्या आएगा 36 पाई, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये वैल्यू आ गई dh बाई dt की। अब 12 36 गया 3 पे, तो कितना आया 1 बाई 16 थी 48 पाई, ये आंसर आ गया 1 बाई 48 पाई, और चेंज किस में हो रहा है, हाइट में, और किसकी वजह से, टाइम की वजह से, तो क्या लिख दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये वैल्यू आ गई है dh बाई dt की। खत्म सवाल। उम्मीद है आपको ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही समझ में आ गया होगा, फिर भी भाई कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अब मिलेंगे अगली क्लास में, वीडियो काफी लंबी बन चुकी है, आधा घंटा क्रॉस हो चुका है, ठीक है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ, जिसको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। तब तक के लिए बाय।